अस्सलामुअलैकुम डियर कॉमर्स स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर कॉमर्स। हम आज बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के हवाले से। टॉपिक हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करवाया था। पार्टनरशिप फॉर्मेशन को स्टार्ट करते वक्त हमने ये बात सीखी थी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन पार्टनर्स किस तरह से इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते वक्त जर्नल में उनकी इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, वो हमने कल तक के लेक्चर में सीखा था। उसके बाद हमने बात की थी उसी लेक्चर के दौरान कि पार्टनर्स कैश के साथ साथ नॉन कैश इन्वेस्टमेंट किस तरह से करते हैं, ये भी हमने कल के लेक्चर में सीखा था। आज हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि फॉर्मेशन का टॉपिक एक आसान टॉपिक है, नेचुरल टॉपिक है। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग सीख कर आते हैं उनके लिए जर्नल एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करना या जर्नल को मेंटेन करना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप की अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फॉर्मेशंस के पैटर्न अलग अलग होते हैं। तो उस वजह से हमें इसको सीखना है और इसके डिफरेंट एंगल्स को हमें सीखना पड़ता है, क्योंकि हर पार्टनरशिप बेस करती है म्यूचुअल एग्रीमेंट पर, और म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के दरमियान। अब दो पार्टनर्स हों या दो से ज़्यादा पार्टनर्स हों, वट एवर दे डिसाइड अमंग देमसेल्व्स, वो एक म्यूचुअल एग्रीमेंट की शक्ल में इन राइटिंग आ जाता है। अब उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट वो करना चाहते हैं या हर पार्टनर जितना शेयर लेना चाहता है, पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, किस तरह से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सब चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर मौजूद होती हैं, जिसको म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टनर्स कहते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जब कभी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, केस है हमारे पास कि टू फाइंड आउट कैपिटल कंट्रीब्यूशन बाय ईच पार्टनर इफ़ नॉट गिवन, कभी कभार इस तरह की सिचुएशन हमें दी जाती है कि जो पार्टनर्स का कैश या इन्वेस्टमेंट है उसके अलावा वो टोटल जो चीज़ें इन्वेस्ट कर रहा होता है उसका टोटल कैपिटल गिवन नहीं होता कि वो पार्टनर्स कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। मिसाल के तौर पर दो इंडिविजुअल बिजनेस हैं, आसिम और अयाज साहब के। आसिम साहब अपने बिज़नेस के जो भी अवेलेबल एसेट्स थे और लाइबिलिटीज़ थी वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अयाज साहब भी इसी तरह से उनके पास जो कैश नॉन कैश एसेट्स अवेलेबल थे वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसी तरह से दोनों पार्टनर्स के बिज़नेस पर कुछ लाइबिलिटीज़ भी थी, वो लाइबिलिटीज़ भी वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। अब ये पार्टनर्स के दरमियान डिसाइड होता है कि वो कितना कंट्रीब्यूशन करेंगे और किस तरह से कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जब पार्टनर्स एसेट्स लेकर आते हैं और नॉन कैश एसेट्स लेकर आते हैं तो उनमें उनका कैपिटल अक्सर गिवन नहीं होता। तो हम उनके कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए नेचुरल जो अकाउंटिंग फंडामेंटल इक्वेशन है, जो रूल्स फॉर डेबिट एंड क्रेडिट हैं, उसी तरह से हमने इसको मालूम करना है। यानी जितने पार्टनर्स टोटल एसेट्स लेकर आएंगे उन टोटल एसेट्स की वर्थ इक्वल होगी लाइबिलिटीज़ प्लस उनके कैपिटल्स के। तमाम एसेट्स इक्वल होंगे लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल्स के। एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल्स, ये बात हमें ख्याल रखनी है। इस बात का हमें ध्यान देना है कि हमें जो भी लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी अगर वो बुक वैल्यूज़ पर ली जा रही हैं, अभी मैं आपको आगे चलकर बुक वैल्यूज़ के बारे में समझाता हूँ, बुक वैल्यूज़ पर ली जा रही हैं तो उसको हमने वैल्यूज़ क्या लेनी है और फिर उसके बाद हमने कैपिटल को फाइंड आउट करना है। अगर दो चीज़ें हमें ये मालूम है, एसेट और लाइबिलिटीज़ मालूम है, तो हमें कैपिटल मालूम करने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। हम एसेट्स में से लाइबिलिटीज़ को डिडक्ट करके कैपिटल मालूम कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन जिस वक्त पार्टनर्स इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उस वक्त इंडिविजुअल बिजनेस के अंदर उनके एसेट्स की कुछ वैल्यूज़ गिवन होती हैं। जो एसेट्स की रिकॉर्डेड वैल्यूज़ होंगी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि अब हम बात करते हैं दो तीन टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में आपको मालूम होगा। जस्ट सपोज एग्रीड वैल्यू, एग्रीड वैल्यू क्या होती है या मार्केट वैल्यू क्या होती है और बुक वैल्यू क्या होती है। हम इन तीन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ये तीनों चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। एक प्रॉब्लम के ज़रिए मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ़िलहाल मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं, एग्रीड वैल्यू एसेट्स की, नॉन कैश एसेट्स की, उस वैल्यू को कहते हैं जो वैल्यू पार्टनर्स के दरमियान तय हो जाए। जो वैल्यू किसी भी नॉन कैश एसेट की पार्टनर्स के दरमियान डिसाइड हो जाए उस वैल्यू को क्या कहेंगे, एग्रीड वैल्यू।
मार्केट वैल्यू उसी एसेट के मार्केट में सेल आउट करने से जो हमें रिकवर हो सकता है अमाउंट, जो उस वक्त मार्केट की वैल्यू है उस एसेट की, वो मार्केट वैल्यू कहलाएगी। बुक वैल्यू किसे कहते हैं? बिफोर फॉर्मेशन जो पार्टनरशिप की जो बिज़नेस चल रहा था उसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो वैल्यू उस एसेट की लिखी हुई है, दर्ज है, रिकॉर्डेड है, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे? बुक वैल्यू। ठीक है। जब हमसे ये कहा जाता है कि जब पार्टनर्स फॉर्मेशन करते हैं तो ये आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो तमाम के तमाम एसेट्स हैं वो एग्रीड वैल्यूज़ के ऊपर टेक ओवर किए जाएंगे। ऑल द एसेट्स आर टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। यानी पार्टनरशिप फॉर्मेट करते वक्त जब पार्टनर्स ये तय कर रहे होते हैं कि कितना कंट्रीब्यूट किस शख्स ने करना है, किस पार्टनर ने कितना हिस्सा लेना है, उसी वक्त ये भी तय हो जाता है कि जो इंडिविजुअल पार्टनर्स की बुक वैल्यूज़ हैं उन बुक वैल्यूज़ के मुताबिक हमने वैल्यू क्या एग्री करनी है। तो जिस वैल्यू पर पार्टनर्स एग्री कर जाएं उस वैल्यू को एग्रीड वैल्यू ऑफ द एसेट कहते हैं। मैं आपको इस चीज़ को एक प्रॉब्लम के ज़रिए समझाना चाहूँगा जिसमें हम ये डिसाइड करेंगे कि हमने इसको किस तरह से हमें प्रॉब्लम दी जाती है। हम उसके ज़रिए आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको कोशिश करता हूँ ज़रा क्लियर करने की आपको। ऑन February 1 ऑफ द करंट ईयर अनीका एक पार्टनर का नाम एंड अतीका फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। ये दो पार्टनर्स जो फर्जी नाम यहाँ दिए गए हैं एग्जामिनेशन पेपर के अंदर इन्हीं नाम को वॉलमार्ट या मार्शल के नाम से दे दिया जाता है और इसी तरह की प्रॉब्लम्स आपको दी जाती हैं। अनीका इज़ टू इन्वेस्ट एसेट्स एट वैल्यूएशन एग्रीड अपॉन। जो एसेट्स वो इन्वेस्ट करेंगी वो एग्रीड वैल्यू पर होगी। लाइबिलिटीज़ एट बुक वैल्यू, लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या होंगी? जो बुक वैल्यू गिवन होगी उसी वैल्यू के ऊपर लाइबिलिटीज़ को टेक ओवर कर लिया जाएगा। एंड इज़ टू ब्रिंग कैश टू मेक हिज कैपिटल रुपीज़ 1,20,000। अब उसमें क्या होगा कि जो इनके कैपिटल इक्वलेंट किसके होगा? 1,20,000। अब यहाँ ये कैपिटल का अमाउंट जो गिवन है, अब हमें नहीं मालूम कि उसके इंडिविजुअल जो एसेट्स हैं उसका अमाउंट कितना कितना होगा। यहाँ पर ये सिर्फ एक पार्टनर की बात की जा रही है जिसका नाम अनीका के नाम से है, उसकी बात की जा रही है। उसके ही ये एसेट्स दिए हुए हैं लाइक अकाउंट्स रिसीवेबल, अलाउंस फॉर बैड डेट्स, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, शॉप इक्विपमेंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, शॉप फर्नीचर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फॉर फर्नीचर और अकाउंट्स पेएबल। अब ये उसकी बुक वैल्यूज़ हैं जो बुक वैल्यूज़ इसकी बुक्स के अंदर रिकॉर्डेड थी। ये तमाम बुक वैल्यूज़ इसकी वो वैल्यूज़ हैं जो कि वैल्यूज़ इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड थी। इसी तरह से इन एसेट्स की कुछ मार्केट वैल्यू भी दी हुई हैं। जो मार्केट वैल्यू होंगी, जो मार्केट के हिसाब से एसेट सेल आउट हो सकते हैं, वो मार्केट वैल्यू भी दी हुई होंगी। एग्रीड वैल्यू वो होंगी जिन वैल्यूज़ के ऊपर दोनों पार्टनर्स एग्री करेंगे कि इन एसेट्स की ये वैल्यू होनी चाहिए। सपोज़ अकाउंट्स रिसीवेबल 22,000 था लेकिन इसके साथ इसका अलाउंस फॉर बैड डेट्स था 1,000, बट ये इन दोनों में म्यूचुअली डिसाइड हुआ कि अकाउंट रिसीवेबल अब 22,000 का होगा और इसका जो अलाउंस फॉर बैड डेट होगा वो 1,600 का होगा। इसी तरह से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जिसकी पहले कीमत 45,000 थी, मार्केट वैल्यू इसकी इस वक्त 42,000 है, लेकिन ये दोनों में डिसाइड हुआ कि अब मर्चेंडाइज की वैल्यू हम एग्री करेंगे 48,000। अब एग्रीड वैल्यू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती हैं और डिफ़र भी कर सकती हैं, लेकिन आपको इस बात का ख्याल रखना है कि हमने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो इन्वेस्टमेंट हम एग्रीड वैल्यूज़ पर करेंगे। आइंदा आने वाले तमाम लेक्चर्स में हम इनकी रिकॉर्डिंग और इनकी एंट्रीज़ को पास करेंगे ताकि आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। फ़िलहाल जितना हमने अभी बात की उसके हवाले से जो भी कन्फ्यूजन हो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।